नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। इसके पहले आपने जो वीडियो देखे थे, मैंने वहां पर इन्वेंशन के बारे में बताया था, कुछ आविष्कार के बारे में बताया था, या खोज के बारे में कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि डीएनए की खोज कैसे हुई, अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, उसके संबंध में मैंने वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद मैंने न्यूक्लियोटाइड, निक्लोसाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताया था। अब मैं जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। चारगाफ रूल्स के बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। इसलिए चारगाफ रूल्स के बारे में चर्चा करना जरूरी है क्योंकि जो डीएनए जो आइसोलेट किया गया था, पृथक्कृत किया गया था, या डीएनए की इस रचना का जो अध्ययन किया गया था, उसमें चारगाफ का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बताया था, चारगाफ ने, कि डीएनए में जो शर्करा और फास्फोलिपिड एसिड है, ये विभिन्न प्रकार के प्यूरिन और पिरामिडिन्स की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन्होंने, चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और प्यूरिन, पिरामिडिन्स की जो वैल्यू है उसके बारे में इन्होंने बताया था, उसके मात्रा के बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए चारगाफ रूल्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। कभी कभी चारगाफ रूल्स पूछा जाता है अलग अलग प्रकार के एग्जाम में, और चारगाफ रूल्स के हिसाब से एक सवाल आता है, जैसे पूछा जा सकता है आपको कि यदि एक डीएनए, दोहरी कुंडली डीएनए की संरचना में अगर एडेनिन की मात्रा 20% है, एडेनिन की मात्रा 20% है, समझ लीजिए, ग्वानिन की मात्रा अगर 10% है, तो बाकी बचे प्यूरिन या पिरिमिडिन, जिसको हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं, उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप चारगाफ रूल्स के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, चारगाफ रूल्स। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट हमेशा प्राप्त हो। मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं तो डीएनए को देने का सबसे पहले श्रेय जाता है, इस स्ट्रक्चर को देने का श्रेय जाता है जेड.जी. वाटसन, जो दो साइंटिस्ट थे। एक था जे.डी. वाटसन और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे F.H.C. क्रिक। इन दोनों ने मिलकर 1953 में डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन किया था, जिसके लिए इन दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनके आधार पर ही डीएनए के मॉडल को वाटसन और क्रिक का मॉडल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए के जिस मॉडल को आप पढ़ते हैं, हमेशा छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आए हैं, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल के नाम से इसकी गिनती हम लोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल में जो चारगाफ ने बताया, जिसको चारगाफ रूल्स के हिसाब से जानते हैं हम लोग, तो उसको मैं पहले क्लियर कर दूं कि डीएनए अणु में प्यूरिन और पिरिमिडिन्स अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। मतलब प्यूरिन इक्वल टू प्यूरिन, ऐसा कहूं, और पिरिमिडिन इक्वल टू पिरिमिडिन, पिरिमिडिन इक्वल टू पिरिमिडिन। कहने का मतलब ये होता है, जितना उसमें एडेनिन की मात्रा होगी उतना थाइमिन की मात्रा होगी। ठीक है, इसके बराबर ही होंगे ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा। समझ सकते हैं आप, इससे इस बेस पे आप समझ सकते हैं कि डीएनए के अणु में प्यूरिन और पिरिमिडिन अणुओं की संख्या हमेशा बराबर होगी। मतलब जितनी मात्रा में एडेनिन थाइमिन होंगे, लगभग उतनी ही मात्रा में साइटोसिन थाइमिन हो सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू लगभग बराबर होती है। ये फर्स्ट बताया था चारगाफ ने। और सेकेंड में अगर मैं जाऊँ तो एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमिन के बराबर होती है। एडेनिन की जो मोलर मात्रा है थाइमिन के बराबर होती है। ग्वानिन की जो मोलर मात्रा है वो साइटोसिन के बराबर होती है। क्लियर है, समझ गए? ठीक है, दोनों के बीच में अगर बॉन्ड की बात करें तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा भी हमेशा इसमें बराबर होती है। क्या क्या मतलब, जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, चूंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर देखने को मिलता है, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल की जो वैल्यू है ये बराबर मात्रा में मिलती है, हमेशा याद रखेंगे। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन का अनुपात किसी भी जीव में निश्चित होता है, ये जान लीजिए आप। ये चारगाफ ने बताया था। इसके बेस पे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी नाइट्रोजन बेस की मात्रा, यदि किसी 2 या 3 नाइट्रोजन बेस की मात्रा वहां पर वैल्यू दी गई है और आपको चौथा या तीसरा और चौथा याद करना है, तो आप इस फार्मूला से आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं जा रहा हूं वाटसन एवं क्रिक के आणविक संरचना में। जब वाटसन एवं क्रिक के आणविक संरचना को देखते हैं तो हमको डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ऐसा 2 स्ट्रैंड से बना हुआ ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन बेस आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेनलेस की पट्टी। इस प्रकार आप इसको शो कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूँ पूरा पूरा ये। ठीक है, आप इसको बनाने की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस प्रकार का ऐसा स्टैंड, ये ऐसे ये मुड़ा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा मुड़ा हुआ, ये पट्टी आपको ऐसे दिखाई दे रही है। क्लियर है, यहाँ पर भी ये मुड़ा हुआ। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। डीएनए के एक हेलिक्स में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई देगा। ये 2 स्ट्रैंड मैंने खींच दिया है, यहाँ पर ड्रा कर दिया है। आप बड़े गौर से और आसानी से इसको देख के पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है, इस पूरे स्ट्रैंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 स्ट्रैंड है एक दूसरे के चारों ओर लिपटकर द्विकुंडलित संरचना का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं होती है जो अनब्रांच्ड होती है। डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो 2 श्रृंखला होती है वो अशाखित या अनब्रांच्ड होती है। याद रखेंगे आप लोग, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हमेशा एंटी पैरेलल होती हैं। एक श्रृंखला का 3' एंड, एक श्रृंखला का 3' एंड, तो दूसरी श्रृंखला का 5' एंड या 5' प्राइम एंड बोलते हैं। 5' सिरा ये क्या होता है, 5' एंड पास होते हैं, समझ सकते हैं आप। मतलब इसको बोलते हैं प्रति समानांतर बोलते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक छोर पर शर्करा का 3rd जो कार्बन है, शुगर का जो 3रा कार्बन है वो स्वतंत्र होता है, इसलिए 3' प्राइम बनता है वहां पर। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड में भी किया था। और जो प्राइम छोर 5' का निर्माण कर रहा है या प्राइम एंड निर्माण कर रहा है, कहने का मतलब शुगर का 5th कार्बन यहाँ पर स्वतंत्र रहेगा, फ्री रहेगा। इस छोर को हम लोग 5' प्राइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये हो गया दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसा पट्टी दिखाई देगी। इस प्रकार की पट्टी दिखाई देती है। क्लियर, तो इस पट्टी में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपको देखिए, ये जो पट्टी मैंने बताया है ये सीढ़ी जो जानते होंगे आप लोग, उसके स्ट्रैंड की भांति दिखाई दे रहा है, उसका पाया की भांति दिखाई दे रहा है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स सीढ़ीनुमा दंड के रूप में दोनों श्रृंखला में के मध्य व्यवस्थित रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड दोनों श्रृंखला के मध्य में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की व्यवस्था कैसे होती है। एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे तो ग्वानिन जो साइटोसिन होता है उससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन। ठीक है, उसके बाद में फिर जाएंगे तो फिर थाइमिन होगा, वो एडेनिन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। फिर जाएं तो ग्वानिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है वो इसी प्रकार के स्ट्रैंड है। ठीक है, और अपने अपने तरफ ये जो जुड़ा होता है वो अपने तरफ के एक पेंटोस शुगर से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, पेंटोस शुगर से जुड़ा होगा और फास्फोरिक समूह से जुड़ा होगा। फिर ये S और ये P ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। एंड देन P, ये S और P ये ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। P S ये ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। पूरा स्ट्रैंड ऐसा जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। S और इधर P, S मतलब शुगर, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक अम्ल के समूह। ठीक है, ये अपनी तरफ के शुगर से जुड़ा हुआ होगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर ये ये S P से जुड़ा हुआ रहेगा, सॉरी फास्फोरस से जुड़ा हुआ रहेगा, इधर S P से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर ये जो S है ये इधर P से जुड़ा हुआ रहेगा, इसके S मतलब शुगर, इसके P मतलब इस फास्फोरिक समूह से जुड़ा हुआ रहेगा। ये श्रृंखला लगातार चलते जाती है। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है आपको, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला दिखाई दे रही है आपस में। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। H बॉन्ड किस द्वारा,
किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर जो स्ट्रैंड दिखाई देता है, ये वाले स्ट्रैंड को, इसको हम लोग कहते हैं सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट चैन, जो कि डीएनए की दोनों हेलिक्स में, दोनों कुंडली संरचना में बैकबोन होता है। क्या होता है? बैकबोन। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप लोग, ये इसको साधे रखता है। जो स्ट्रैंड बनती, पट्टी बनती है, वो शुगर और फास्फेट का ही बना हुआ मिलेगा या दिखाई देगा आपको। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? मैंने इसकी चर्चा मैंने पहले किया है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड आपस में, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। उसके लिए मुझे एक नया न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर एक संरचना बनाना पड़ेगा, जो मैंने उस वीडियो में बताया है। ये एडेनिन हो गया, ये डबल बॉन्ड से थाइमिन से ऐसे जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। फिर आपको मिलेगा ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, इसी को मैं आगे न्यूक्लियोटाइड के रूप में शो कर रहा हूँ, साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। फिर आगे थाइमिन, डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड से, और लास्ट में साइटोसिन, फिर ट्रिपल बॉन्ड से, ये इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो प्रत्येक नाइट्रोजन बेस पेयर अपने आप में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। बीच में जो लाइन मैंने खींचा है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाता है। ठीक है, ये कौन से बॉन्ड को दर्शाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाता है, जो अभी मैंने चर्चा किया। उसके बाद में ये अपने अपने तरफ के शुगर से, पेंटोस शुगर से जुड़ता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। पेंटोस शुगर से जुड़ता है, जिसमें 5 कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार ऐसे पेंटोस शुगर से ये जुड़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ देखने को मिल सकता है। यह ऐसा पेंटोस शुगर दोनों तरफ होगा, पेंटोस शुगर। ठीक है, इसमें मैं प्राइम एंड भी बताऊंगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार ये ऐसे जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना मैं बता रहा हूँ। पेपर में अगर खाली न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं, और जो वर्डिंग्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं थ्योरी की बेस पे, थ्योरी जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शुगर हो गया। ये क्या हो गया? पेंटोस शुगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें जब हम नॉमिनेट करते हैं तो इसको कैसे कर देंगे, देखिए। ठीक है, ये शुगर हो गया, तो ये अपनी तरफ के फास्फेट से जुड़ता है। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 डेज इन यहाँ पर फ्री रहता है, और इसी 5 डेज इन पर यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल के समूह जुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पर एक शुगर फास्फेट समूह जुड़ेगा, और इस 3rd नंबर से ऐसी बॉन्ड बनते जाता है। देन पी फास्फेट, और ये ऐसे जुड़ते जाता है। अब देख सकते हैं आप। ठीक है, इधर भी ये थोड़ा पास में हो गया, इसलिए ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड, तो ये हो गया 5 डेज प्राइम। ठीक है, मतलब ये जाएगा, इधर होगा 1 2 3 1 2 3, नीचे की तरफ खाली है 3 डेज प्राइम। ठीक है, 3rd कार्बन इधर खाली मिलेगा, तो ये हो गया 3 डेज टू 5 डेज की तरफ जा रही है। अब इसमें चैन में उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? 1 2 3 ऊपर की तरफ, तो ये हो गया 3 डेज प्राइम एंड को दर्शाता है, 3 डेज एंड को दर्शाता है। नीचे की तरफ फास्फोरिक अम्ल के समूह से जुड़ा होता है, ऊपर की तरफ 3 डेज एंड, नीचे की तरफ फिर फास्फोरिक अम्ल के समूह। ठीक है, नीचे की तरफ फिर 3 डेज एंड, नीचे की तरफ फास्फोरस, ऊपर की तरफ 3 डेज एंड, ऐसे जुड़ा होता है। ये 5 डेज एंड इसका खाली रहता है। मतलब ये कैसे जा रहा है? ये 3 डेज एंड और ये 5 डेज एंड की ओर जा रहा है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको मैं जो बोल रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो 2 श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रही है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीढ़ीनुमा दंड के रूप में दोनों श्रृंखला में व्यवस्थित रहती है। यह ऐसे दंड के रूप में ऐसे व्यवस्थित रहती है। दंड मतलब ऐसे छड़ के रूप में यहाँ पर ऐसा बना हुआ रहेगा। समझ में आए? घुमावदार सीढ़ी तो आपने देखी होंगी। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। अब देखो पूरे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने पहले बताया, उसके बाद में अब यहाँ पर एडेनिन मतलब थाइमिन या प्यूरिन और शुगर या पिरिमिडिन या शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है, मतलब नाइट्रोजन बेस NB
ये क्या हो गया, ये NB है। NB और जो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस हिस्से में जो बॉन्ड बनेगा ये होता है N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में किया है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है यहाँ पर, समझ में आ गया। उसके बाद फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है शुगर और फास्फेट ग्रुप के बीच में। और शुगर किससे जुड़ा हुआ है, इधर एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक। मतलब एक न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट समूह से जुड़ता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। पहले ये एडेनिन आपस में जुड़ा, एक नाइट्रोजन बेस पेयर है वो शुगर से जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड बना। न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहां पर एक और बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। अब ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड से जुड़ेगा ये कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये याद रखोगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है, सारी चीजें मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ में युग्मन करता है। हर जीव जाति में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक निश्चित क्रम होता है। एडेनिन थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड के रूप में, ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के रूप में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो बनी हुई है, जो हेलिक्स जो बनी हुई है, इसकी पूरी लंबाई, मतलब एक कुंडलन की लंबाई यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर कुंडलन की शुरुआत मैं यहाँ से करूँ तो ये आधा होगा, यहाँ तक जाऊँगा तो पूरा होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक मैं ऐसा खींचता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम बताई जा रही है। मतलब एक कुंडल की जो दूरी है, प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। प्रत्येक नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो स्पेस बनेगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का बनेगा। ये अगर एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस बनेगा ये 3.4 एंगस्ट्रॉम का बनेगा, ठीक है। घुमावदार होने के कारण प्रत्येक एक कुंडल जो गोल घेरे के समान दिखाई देता है, अगर ऊपर या नीचे से देखेंगे घुमावदार होने के कारण, तो इसके कुंडल का व्यास, किसका व्यास, इसके कुंडलन का व्यास, कुंडल के व्यास मतलब ये ऐसा घूम रहा है इतना दूर से, तो इसमें मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसा ले रहा हूँ, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना। इसको नैनोमीटर में भी आप शो कर सकते हैं, जो कि करोड़ का 10वां हिस्सा होता है, करोड़वां हिस्सा होता है, ऐसा कहेंगे आप, ठीक है ना। डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे की पूरक होती है। इसकी एक श्रृंखला में क्षारकों का क्रम अगर AGTC है तो दूसरे श्रृंखला में TCAG होता है, यह निश्चित है, याद रखेंगे। प्रत्येक डीएनए श्रृंखला में 2 खांच पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स और मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं। मेजर ग्रुप चौड़ा और गहरा होता है, याद रखना। माइनर ग्रुप छोटा होता है। ये ग्रुप कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। मेजर और माइनर 2 प्रकार के ग्रुप इसमें देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर है। अब एक सवाल करते हैं कि क्या कारण है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी लगभग हमेशा समान क्यों रहती है। तो उसका कारण यह है कि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। परस्पर विपरीत दिशा में, प्यूरिन की विपरीत दिशा में वहां पर पिरिमिडिन देखने को मिलेगा। दोनों कुंडली के रज्जु के बीच में लगभग समान दूरी बन जाती है, इसलिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी लगभग समान होती है, याद रखना, ठीक है। कुंडली में एक क्षार युग्म के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है, आपको यह पता होना चाहिए। 3.4 नैनोमीटर कहने का मतलब 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, याद रखना आप लोग। 10 की घात 9 मीटर के बराबर होता है, समझ में आ गया। कुंडली की जो पिच है 3.4 नैनोमीटर के लगभग होता है। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार होते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। हर कुंडलन में 10 अमीनो एसिड पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। हर कुंडल में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 पेयर, याद रखेंगे। 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं प्रत्येक कुंडल में। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। पूरी पिच की लंबाई कितनी होती है, कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 स्टैंड के बीच में दूरी कितनी होती है, मतलब 2 नाइट्रोजन बेस की बीच की दूरी, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। प्राइमिन के बारे में मैंने बात किया, तो 3rd प्राइमिन 5th प्राइमिन कैसे ही बना वो आपको समझ में आ गया है। पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो, हमेशा मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।